दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी एलजी की दिल्ली के अफसरों को लिखी चिट्ठी का पलटवार है। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा है कि अगर लड़ना है तो 2 महीने बाद लड़ लें, लेकिन अभी मिलकर डेंगू का खात्मा करें। दरअसल एलजी ने दिल्ली के तमाम अफसरों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर सरकार के असंवैधानिक आदेश माने गए तो उन पर कार्रवाई होगी। डेंगू के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय दिखने लगे अरविंद केजरीवाल से बीजेपी ने ये पूछने में भी देरी नहीं लगाई कि अब डेंगू की दुहाई देने वाले सीएम ने डेंगू की तैयारियों के लिए क्या किया। तो वहीं कांग्रेस ने भी ये कहा कि डेंगू से निपटने में विफल रहे केजरीवाल अब केवल मामले से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि एक ही राग को बार बार आलाप रहे हैं वो, और बार बार ये क्या मजाक बना रखा है कि प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह पत्र डेंगू के संदर्भ में लिखा है? क्यों जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं? क्यों कैमोफ्लेज करते हैं? झूठ बोलना, धोखा देना, और बार बार अगर एक शासन के तहत, एक व्यवस्था के तहत, एक संविधान के तहत दिल्ली का शासन चलता है। देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की तादाद 20 तक पहुंच गई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को राजीव गांधी अस्पताल का दौरा किया। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में करीब 10% तक बेड बढ़ाने का फैसला किया है, तो वहीं 48 निजी अस्पतालों को 800 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने की इजाजत दी है। वहीं केंद्र सरकार भी हालत पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली में बीती रात हुई बरसात के बाद डेंगू का संक्रमण और ज्यादा फैलने के हालात बन गए हैं। वहीं डेंगू पर बीजेपी शासित एमसीडी और आम आदमी पार्टी की सरकार ने सियासी पलटवार भी शुरू कर दिया है। खुद सीएम केजरीवाल ने सामने आकर ये कह दिया कि एमसीडी को केवल पैसा चाहिए और कुछ नहीं। तो एमसीडी प्रवक्ता ने सामने आकर डेंगू के लिए की गई फॉगिंग की पूरी डिटेल ब्रीफ कर दी। 11 सितंबर को दिल्ली में डेंगू पर हुई समीक्षा बैठक की आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिससे ये साफ होता है कि डेंगू के गंभीर होने के पीछे दिल्ली सरकार की लापरवाही बड़ी वजह है। एम्स और दूसरी एजेंसियों के गंभीर अलर्ट के बावजूद इस साल सरकार ने एक भी एलिसा बेस्ड डेंगू NSI किट नहीं खरीदी, जबकि पिछले साल ऐसी 96 किट खरीदी गई थी। अस्पतालों में भी बीमारी को लेकर वक्त रहते कोई तैयारी नहीं की गई थी। साउथ दिल्ली में बड़े अस्पतालों की पत्थरदिली का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बत्रा अस्पताल में डेंगू के इलाज के दौरान देवली के रहने वाले 38 साल के हरीश की मौत हो गई, लेकिन परिवार को शव देने से पहले बत्रा अस्पताल ने मरीज से पूरे 3,65,000 रुपए वसूले। अस्पताल हरीश को भर्ती करने के बाद पहले 3 दिन तो किडनी का इलाज करता रहा, जबकि मरीज पहले से ही सफदरजंग अस्पताल से डेंगू की पुष्टि करवा चुका था। हरीश के परिवार की इन शिकायतों पर अभी अस्पताल ने अपना पक्ष नहीं रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने शीना मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है। हालांकि इससे पहले सरकार ने यह ऐलान किया था कि मुंबई कमिश्नर पद से जाने के बाद भी राकेश मारिया इस केस की जांच की निगरानी करते रहेंगे। शीना हत्याकांड मामले में मां इंद्राणी के पूर्व पति संजय खन्ना और ड्राइवर श्यामवर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हत्या की गुत्थी सुलझनी अभी बाकी है। शीना मर्डर केस में सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा है कि शीना मर्डर केस की जांच में पुलिस ढिलाई से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राकेश मारिया ने केवल सुर्खियां बटोरने के लिए मामले को तूल दिया। महेश जेठमलानी ने यह भी कहा कि नोएडा के मशहूर आरुषि हत्याकांड की दिशा में ही शीना मर्डर की जांच भी जाती दिख रही है। गोविंद पानसरे मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए समीर गायकवाड़ के बाद पुलिस ने कर्नाटक से 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए दोनों लोग समीर गायकवाड़ के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। दोनों से पुलिस समीर गायकवाड़ के सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता भी सनातन संस्था से ही है। पानसरे मर्डर केस में समीर गायकवाड़ की गिरफ्तारी पर सनातन संस्था ने सफाई दी है। सनातन संस्था ने सफाई देते हुए कहा कि हम पर किसी राजनीतिक दल का हाथ न होने के कारण हम सॉफ्ट टारगेट हैं, लेकिन दाभोलकर और पानसरे की हत्या में हमारे संगठन का कोई हाथ नहीं है। मुंबई में देर रात तक 1.5 दिन की गणपति की विदाई चलती रही। शाम 7 बजे तक करीब 13,000 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका था। 1.5 दिन के गणपति के विसर्जन के चलते शहर में कई जगहों पर लंबा जाम भी देखने को मिला। शहर के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा थी। गणपति का अगला बड़ा विसर्जन सोमवार को गणेशोत्सव के 5वें दिन होगा।
झूमते और थिरकते हुए सलमान खान की तस्वीरें बीते शाम उनके घर की हैं। गणपति विसर्जन के मौके पर सलमान के घर गजब की रौनक देखने को मिली। इस मौके पर पूरा परिवार एक साथ था। पिता सलीम खान, मां हेलन, भाई सोहेल और अरबाज, बहनें अलविरा, अर्पिता और सीमा तो थे ही। वहीं पेरोल पर जेल से बाहर चल रहे संजय दत्त भी सलमान के घर पहुंचे। तो वहीं हुमा कुरैशी, डेजी शाह, एली अवराम और पुलकित सम्राट समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां सलमान खान के घर पहुंची। कई फिल्मी सितारों के घर गणपति के विसर्जन की तस्वीरें सामने आई। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, सोनाली बेंद्रे, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन विघ्नहर्ता गणपति की पूजा करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं कांग्रेस नेता और अभिनेता गोविंदा भी गणपति बप्पा के विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी हो जाएगी। सुबह 11 बजे पटना में तीनों पार्टियों के नेता टिकटों का ऐलान करेंगे। आरजेडी और जेडीयू इस बार 100 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। जाहिर है इस बार कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे जाएंगे, तो कई बड़े नेताओं को भी निराश किया जा सकता है। आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में बिहार चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर चर्चा होगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने कुल 43 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। बीजेपी कुल 160 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यूं तो लालू और नीतीश के दरवाजे पर आजकल टिकटार्थियों का तांता लगा है, लेकिन बीती रात लालू यादव के घर के बाहर लाठियां तक चल गई। दरअसल अत्रि सीट पर टिकट न मिलने से नाराज मुद्रिका यादव के समर्थक लालू के घर के बाहर हंगामा कर रहे थे और लालू यादव के समर्थकों ने उन्हें लाठियों से दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने मामले को शांत कराया। लालू समर्थकों का आरोप है कि हंगामा करने वाले लोग बीजेपी के थे। एनडीए के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतर रहे जीतन मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। मांझी की पार्टी के 13 उम्मीदवारों का नाम पहली लिस्ट में है, जिसमें खुद जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। जीतन राम मांझी मखदूमपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो वहीं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन कुटुंबा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी शुक्रवार को 12 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में परिवारवाद हावी रहा। खुद रामविलास पासवान के 3 रिश्तेदारों का नाम 12 उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है। तो वहीं एलजेपी के 3 सांसदों के रिश्तेदारों को भी टिकट दिया गया है। एलजेपी कुल 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी का दौरा किया और कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। वाराणसी को 7 साल में 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए इंटीग्रेटेड पावर योजना की शुरुआत की। ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। शहर को रिंग रोड से जोड़ने की योजना की आधारशिला रखी। तो वहीं काशी को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा भी दोहराया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में यूपी के नाराज शिक्षा मित्रों का भी जिक्र किया। मोदी ने शिक्षा मित्रों को भरोसा दिया कि यूपी सरकार और शिक्षा मित्रों की अगुवाई करने वालों से उन्होंने बात की है, लेकिन अभी हाईकोर्ट का लिखित आदेश नहीं मिला है। प्रधानमंत्री ने शिक्षा मित्रों की खुदकुशी की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। मोदी ने यह भी कहा कि जल्द ही सरकार कई सरकारी नौकरियों से इंटरव्यू खत्म करने जा रही है। और आज मैं नौजवानों को कहता हूं कि मेरी सरकार उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। कुछ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी काम चालू कर दिया है। अभी 2 दिन पहले मुझे रेलवे वालों ने बता दिया कि उनकी एक लेवल के नीचे की जो भर्ती है, बोले अब बिना इंटरव्यू हम ऑनलाइन एग्जाम लेकर के पूरा कर देंगे। पूर्व राष्ट्रपति कलाम पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा की टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई है। ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों के साथ वोट बैंक की राजनीति ना की जाए। तो वहीं कांग्रेस ने भी मंत्री के बयान की निंदा की है। आज तक से खास बातचीत में महेश शर्मा ने कहा था कि कलाम मुसलमान होने के बावजूद राष्ट्रभक्त थे। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के बीकानेर जमीन सौदे की जांच के लिए ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। बीकानेर जमीन सौदे की जांच में ईडी के रडार पर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के अलावा जमीन खरीदने वाली कंपनी भी होगी। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति करार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कहा है अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर जांच से घबराना कैसा।
गुजरात में पाटीदारों का एकता मार्च आज से शुरू होने जा रहा है। गुजरात में पटेलों के आरक्षण की मांग के लिए हार्दिक पटेल की अगुवाई में दांडी से अहमदाबाद के लिए मार्च निकाला जाएगा। हार्दिक पटेल गुजरात में ओबीसी वर्ग में पटेलों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलें सार्वजनिक किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि नेताजी से जुड़ी केंद्र के पास जो गोपनीय फाइलें हैं उन्हें भी सार्वजनिक किया जाए, ताकि नेताजी से जुड़ा रहस्य पूरी तरह से सामने आ पाए। ममता बनर्जी ने कहा है कि देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों के बारे में हकीकत जानने का देश को हक है। नेताजी से जुड़ी फाइलें पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक कर दी। ये फाइलें पुलिस म्यूजियम में रखी गई हैं, जिन्हें आम आदमी भी देख सकता है। फाइलों का डिजिटल वर्जन भी है। वहीं फाइलों की डीवीडी नेताजी के परिजनों को भी सौंपी गई। फाइलें सामने आने के बाद फाइल नंबर 62 से इस बात की पुष्टि हुई है कि आजादी के बाद नेताजी के परिवार की जासूसी कराई गई थी। श्रीनगर में बीफ बैन के खिलाफ शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। बीफ बैन पर बुलाए गए कश्मीर बंद के दौरान हिंसक झड़पें भी हुई। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। वहीं बीफ बैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तानी झंडे भी फहराए। भारत विरोधी हरकतों के आरोप में दुख्तरान मिल्लत की अध्यक्ष आसिया अंद्राबी को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में अंद्राबी को उसके घर से गिरफ्तार किया। अंद्राबी पर श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा फहराने और फोन के जरिए पाकिस्तान में रैली संबोधित करने का केस दर्ज हुआ है। देश विरोधी गतिविधियों के कई और केस भी अंद्राबी पर दर्ज हैं। गौहत्या के खिलाफ पटना में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रदर्शन में हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठनों ने एकजुटता दिखाई और केंद्र सरकार से गौहत्या के खिलाफ कड़ा कानून लाने की मांग की। मुस्लिम समाज के नेताओं ने यह तक कहा कि मुस्लिम समाज की किसी भी पुस्तक में ये नहीं लिखा है कि गौमांस खाना अनिवार्य है। गोंडा शहर में कूड़े के ढेर में अचानक विस्फोट होने से 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल कूड़ा इकट्ठा कर लाए बच्चों ने कूड़े में से एक डिब्बे को निकालकर खोला था कि अचानक धमाका हो गया। पुलिस धमाके के कारणों की जांच में जुट गई है। यूपी के बांदा में रोता, बिलखता, हताश और परेशान ये ट्रैफिक कांस्टेबल बदमाशों से नहीं, अपने खुद के महकमे यानी यूपी पुलिस से सताया हुआ है। पहले तो मामूली बहस के बीच बदमाशों ने बीच सड़क पर कांस्टेबल राम नारायण यादव की कनपटी पर बंदूक तान दी, उसके साथ मारपीट की और जब कांस्टेबल ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन मिलाया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। यहाँ तक कि उसके अपने सीनियर अफसरों ने भी उसका फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचकर एसपी साहब ने मामले की जांच का जिम्मा सीओ सिटी को सौंप दिया। गाजीपुर में पुलिस ने इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में सेंध लगाकर हजारों लीटर पेट्रोल चोरी करके पेट्रोल पंप मालिकों को बेचने वाले एक अंतरप्रांतीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनके कब्जे से 3 गाड़ियां, 70,000 रुपए नकद, तेल चोरी के उपकरण और 16 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 24,000 लीटर पेट्रोल की चोरी की घटना की जाँच करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिल्ली के पश्चिम विहार में गैंगरेप की घटना सामने आई है। 37 साल की एक महिला को जबरन कैब में बिठाकर उसके साथ 5 लोगों ने रेप करने के बाद जनकपुर इलाके में फेंक दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक छात्र की हत्या की घटना के बाद तनाव का माहौल है। आज यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लास सस्पेंड कर दी गई है और यूनिवर्सिटी में भारी सुरक्षा तैनात है। दरअसल शुक्रवार को सहारनपुर के रहने वाले छात्र आलमगीर को कॉलेज में दाखिल होते ही कुछ बाइक सवारों ने गोली मार दी थी। इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली के खयाला में प्रॉपर्टी कारोबारी कमल कुमार ने अपनी 2 बेटियों और पत्नी पर जानलेवा हमला करने के बाद 4थी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। कारोबारी की एक 6 साल की बेटी की मौत हो गई है, जबकि खुद प्रॉपर्टी कारोबारी, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी अस्पताल में भर्ती है। कारोबारी प्रॉपर्टी के काम में हुए घाटे की वजह से परेशान था। लंदन में ब्रिटिश आर्मी के लिए हुए चैरिटी मैच में भारतीय कप्तान MS धोनी ने शानदार बल्लेबाजी की। धोनी की टीम हेल्प फॉर हीरोज 11 ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 को 4 विकेट से हरा दिया। धोनी 22 गेंदों में 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वीरेंद्र सहवाग ने भी 25 गेंदों पर 30 रन बनाए। धोनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
नासिर हुसैन के ऑलराउंड प्रदर्शन के बलबूते दूसरे अनऑफिशियल वनडे में बांग्लादेश ए ने भारत ए को 65 रनों से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ए ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 252 रन बनाए। नासिर हुसैन ने नाबाद 102 रन बनाए। भारत ए की टीम 187 रन पर ढेर हो गई। कप्तान उन्मुक्त चंद ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। नासिर हुसैन ने 36 रन देकर 5 विकेट लिए। बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की हालत अब स्थिर है। एहतियातन उन्हें अभी अस्पताल में ही डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। गुरुवार अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद रात 9 बजे उन्हें कोलकाता के बीएम बिड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।